नमस्कार, मैं आशा रानी सुंडी, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, टाटा कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम से कोर 11 इकाई 4 के अंतर्गत देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं और उसके मानकीकरण के बारे में चर्चा करूँगी। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं, उसकी व्यवहारिक कठिनाइयों और समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रयास किए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आप लोग देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, उसके क्रमिक विकास और वर्तमान स्थिति के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। किसी समुदाय के व्यक्ति आपसी विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं और भाषा को लिखित रूप में परिवर्तित करने का साधन ही लिपि है। और हम लोग आगे देखेंगे देवनागरी लिपि के बारे में विद्वानों के क्या विचार हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि उसके क्या विचार हैं। वैसे देवनागरी लिपि को विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों को प्रकट करने में समर्थ लिपि के रूप में विद्वान इसे सबसे वैज्ञानिक लिपि स्वीकार करते हैं। आइजक पिटमैन स्वीकार करते हैं कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी ही है। आचार्य विनोबा भावे और महापंडित राहुल संकृत्यायन जैसे विद्वान भी देवनागरी को सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानते हैं। आगे हम इस संबंधों का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में। आप जानते हैं कि विद्वानों ने देवनागरी लिपि को सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि माना है। देवनागरी लिपि की उन विशेषताओं की चर्चा आज हम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि में एक ही ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। जैसे का उच्चारण वह शब्द के आदि, मध्य या अंत कहीं भी प्रयुक्त होता हो, वह का के रूप में ही उच्चारण उसका होता है। जैसे कमल, मकड़ी, चमक। इसके विपरीत अगर हम रोमन लिपि में इसके बारे में हम देखें तो इसके लिए के, सी, सी एच, सी के, एक्स, क्यू आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसी वजह से देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि के रूप में कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे जैसे कि वैज्ञानिक लिपि की दूसरी विशेषता के रूप में। दूसरी विशेषता यह है उसमें एक लिपि चिन्ह के लिए एक ही ध्वनि हो। जैसे देवनागरी के ऊ का उच्चारण सदैव ऊ ही किया जाता है, जबकि रोमन लिपि में यू का उच्चारण स्थान भेद के कारण कहीं कहीं आ, कहीं ऊ तो कहीं यू के रूप में किया जाता है। जैसे कट, CUT कट में वहाँ पर कट कहेंगे, PUT उसको हम पुट कहेंगे, वहाँ पर ऊ के रूप में उच्चारित हो रहा है, और यूनिटी में यू के रूप में। तो इस प्रकार से दोनों में भी असमानताएं हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि के चिन्ह सदैव एक रूप में रहते हैं, चाहे वे वाक्य या शब्द में कहीं भी प्रयुक्त हों, जबकि रोमन में कैपिटल और स्मॉल दो रूपों में चिन्ह लिखे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि में जितनी ध्वनियाँ हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए उसमें पर्याप्त लिपि चिन्ह हैं। जैसे जा,
फा, औ जैसी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इसमें अपने लिपि चिन्ह विकसित किया है। उसी प्रकार आगे है देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता, जिसमें लिखा जाता है जैसे वैसे ही पढ़ा जाता है और जो उच्चारण किया जाता है वही लिखा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि में प्रयुक्त शिरोरेखा से पूरे शब्द को एक इकाई के रूप में देखने और उच्चारित करने में स्पष्टता और सुविधा रहती है। शिरोरेखा जैसे कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर में जो हम रेखा चिन्ह खींचते हैं उसको हम कहेंगे शिरोरेखा। आगे है, इसमें संयुक्त वर्णों की रचना करने की अद्भुत क्षमता है। जिन संयुक्त वर्णों की आवृत्ति अधिक है उन्हें स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया है, जैसे श, त्र और ज्ञ। ये संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र वर्ण के रूप में है। आगे इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित है। मात्रा चिन्ह के कारण इसमें कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि देवनागरी लिपि में लिखे गए शब्दों में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य है। इसी कारण इसे लिखने और पढ़ने में स्पष्टता होती है। आगे यह केवल हिंदी भाषा की लिपि के रूप में ही सीमित नहीं है। संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की लिपि के रूप में सफलतापूर्वक प्रयुक्त होती है। वैसे इस लिपि में अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण हैं, जैसे अंगा, अणा, ना, मा आदि। विभिन्न मात्रा में स्वरों के नासिक्यकरण के लिए अनुस्वार और चंद्रबिंदु जैसे चिन्हों का होना इसको और अधिक वैज्ञानिक बना देता है। अतः देवनागरी लिपि वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखी जा सकती है। इसी कारण यह भारत की सभी भाषाओं को जोड़ने वाली लिपि के रूप में देश की सांस्कृतिक एकता की वाहक बन सकती है और विभिन्न भाषा भाषियों के मध्य पुल का काम कर सकती है। इसी गुण के कारण यह विदेशी भाषा भाषियों के लिए भी आसानी से इसको वे लोग अपना सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लिपि बनने की भी योग्यता इसमें है। इस तरह प्राविधिक और वैज्ञानिक उपयोग की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि सर्वथा समर्थ है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके व्यवहार में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक गुणों का विरोध करने वाले प्रायः टंकण आदि में देवनागरी के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का हवाला देकर अंग्रेजी को ही राजभाषा के रूप में रखना चाहते हैं। फिर भी कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयाँ अवश्य हैं जिनके कारण देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होते हुए भी 100% वैज्ञानिक लिपि के रूप में नहीं बन पाई है। देवनागरी लिपि के विरुद्ध दिए गए प्रमुख तर्कों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे, देवनागरी रोमन की अपेक्षा क्लिष्ट लिपि है। दूसरा हम लोग देखेंगे, देवनागरी में वर्णों की संख्या अधिक होने से इसे सीखने एवं टंकण तथा मुद्रण आदि में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। आगे इसके बारे में कहा जाता है कि इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग करने से लेखन में अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। आगे है, देवनागरी लिपि के कई वर्णों के रूपों में बहुत अधिक समानता होने के कारण उनमें परस्पर भ्रम हो जाता है। जैसे ख और रा और वा जैसे खाना लिखने के
समय अगर हम खा को अगर सटा कर नहीं लिखते हैं तो खाना को हम उसे रवाना के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और उसी प्रकार से भा और धा अर्थात माँ और भा, धा और घा आदि में इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। आगे है देवनागरी लिपि में रा के 4 रूप हैं। जैसे एक रा हम लोग लिखते हैं, एक राष्ट्र में टा के नीचे लगता है, एक कर्म में माँ के ऊपर लगता है और चक्र में का के नीचे। तो इस प्रकार 4 प्रकार से लिखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि किसी भी वैज्ञानिक लिपि की विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह का प्रयोग हो। तो ये एक प्रकार से समस्या के रूप में कहा गया है। आगे है देवनागरी लिपि में वर्णों के संयोग दर्शाने की कोई निश्चित पद्धति नहीं होती है। वर्णों का संयोग आमने सामने या ऊपर नीचे होता है। जैसे का, आधा का और चा, 2 चा संयुक्त रूप से करने से वो उसके आगे लिखी जाती है। उसी प्रकार धा और दा एक साथ करने से दा के नीचे धा लिखी जाती है। टा में संयुक्त टा लिखने के लिए टा के नीचे लिखी जाती है। प्र अगर लिखते हैं तो पा के नीचे र का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे जैसे कर्म, धर्म आदि में रा दूसरे वर्णों के ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार की दिक्कतें होती है जो टंकण के लिए असुविधा होती है। आगे हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए 2 लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक तो वर्ण के रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। आगे है देवनागरी लिपि में मात्राएं वर्ण के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सभी ओर लगती है, जिससे कहा गया है कि टंकण और मुद्रण में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि में ई की मात्रा वर्ण से पहले लगती है। जैसे दिन, जो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से उचित नहीं मानी गई है क्योंकि यह ध्वनि के बाद बोली जाती है। अगला देवनागरी लिपि में लिखते समय बार बार हाथ उठाना पड़ता है, कभी मात्राओं के अंकन के लिए, कभी अनुस्वार और कभी चंद्रबिंदु और सबसे अधिक शिरोरेखा लगाने के लिए। तो और विराम चिन्हों के प्रयोग के लिए भी। अतः लिखते वक्त गति कम रहती है और मेहनत अधिक करनी पड़ती है। इस तरह वैज्ञानिक लिपि के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, हालांकि समस्याओं को देवनागरी लिपि से जो संबंधित समस्याएं हैं उसके सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और इसका मानकीकरण किया गया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रश्न उठाने वाले उपर्युक्त आक्षेपों से अधिकांश इस लिपि की वैज्ञानिकता पर आक्षेप नहीं है, बल्कि टंकण और मुद्रण में आने वाली कठिनाइयों का लेखा जोखा मात्र है। फिर भी टंकण मुद्रण की सुविधा और हिंदीतर भाषाभाषियों के भाषा और देवनागरी लिपि को सीखने में सरलता के लिए समय समय पर इसके बारे में सुधार किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रयासों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। उनमें पहला हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि में सुधार का सबसे पहला प्रयास महाराष्ट्र के सावरकर भाइयों द्वारा किया गया। इन्होंने आ, ई, उ आदि विभिन्न स्वरों के लिपि चिन्हों के स्थान पर आ के विभिन्न मात्राएं लगाकर आ स्वर की 12 खड़ी प्रचलित करने का प्रस्ताव रखा। जैसे का की 12 खड़ी हम लोग कहें तो उसमें का, की, कू, के, को, कौ, कंका आदि आता है। इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा प्रस्ताव है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के इंदौर में हुए 24वें अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दी गई प्रेरणा के फलस्वरूप काका कालेलकर के संयोजन में किया गया, जिसके अंतर्गत ये सारी बातें रखी गई, मतलब उसमें सुधार से संबंधित बातें रखी गई, जो 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी में बैठक में 14 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से हम लोग कुछ प्रमुख बातों को रखेंगे। जैसे लेखन में शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नहीं है, किंतु मुद्रण में इसका प्रयोग चलता रहे। और उन्होंने कहा है कि मुद्रण में अक्षरों के बाईं ओर बिंदी लगाने पर उस अक्षर की मूल ध्वनि से भिन्न ध्वनि को व्यक्त किया जाए। जैसे नुक्ते का प्रयोग के बारे में कहा गया, जैसे जा में अगर बिंदी लगे तो उसको जा के रूप में, फा में लगे तो उसको फा के रूप में प्रयोग किया जाए। आगे है विराम चिन्ह का प्रचलित रूप ही बना रहे। आगे अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रूप के रूप में ही व्यवहार में लाया जाए। उसके बाद है भा और धा को माँ और घा से पृथक करने के लिए गुजराती की तरह गुंडी लगाई जाए। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। उसके बाद कई और प्रस्ताव और इसके बारे में प्रयास किए गए। उसमें से 1945 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी देवनागरी लिपि के सुधार में के लिए प्रयास किया है। तत्पश्चात फिर 31 जुलाई 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी जिसके अध्यक्षता में हुई, जैसे आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ये हुई है। तो इसमें भी देवनागरी लिपि के सुधार की समिति के रूप में गठित हुई। इसके पश्चात फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर 1953 ईस्वी को विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में प्रमुख सुझावों को मान्यता प्रदान की गई। उसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देवनागरी लिपि के संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए इसके विशेषज्ञों और शिक्षा शास्त्रियों के 2 सम्मेलन बुलाए और इन सम्मेलनों में देवनागरी लिपि की वर्णमाला तैयार की गई, जो अभी प्रचलित है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बारे में, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं तो ये आज के मुद्रण टंकण में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसने इस क्षेत्र में उपयुक्त जो वर्णित कठिनाइयों के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो एक प्रकार से अतीत हो चुकी है, अतीत की वस्तु बन चुकी है। मुद्रण और टंकण को अभी बहुत आसान बना दिया गया है। तो देवनागरी लिपि के लिए भी अभी विभिन्न फॉन्ट विकसित हुए हैं, जिनमें से कृतिदेव, कोकिला, देवल्स आदि अत्यधिक लोकप्रिय हैं। तो इसी प्रकार से ये जो इस इकाई में हम लोगों ने देखा, इसमें आप जान चुके हैं कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, देवनागरी लिपि के नामकरण से जुड़े विभिन्न मतों से आप परिचित हो चुके हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में आप जान चुके हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि होने के कारण देवनागरी लिपि भारतीय राष्ट्रीयता की एक प्रतीक बनकर उभरी है। इस लिपि के टंकण और मुद्रण में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां अवश्य हैं, जिन्हें सुधारने के लिए समय समय पर बहुत सारी संगठनों ने, सरकारों ने प्रयास किया है। जैसे उसमें नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे आदि ने भी योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि के वर्णमाला के मानक रूप से भी आप परिचित हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ से लाभान्वित हुए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।